हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली 12th क्लास है और हम 12th क्लास में आपका पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे। 2 हमारे पहले मैंने आपको करा चुका हूँ कुछ टाइम पहले। आज हम चैप्टर नंबर 3 को पढ़ रहे हैं क्योंकि 2 चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं। आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास कर जो हमारी वर्तमान जो परिघटनाएं हो रही हैं या परिचर्चा है या जो आपके समसामयिक जो आपकी घटना है उसको लेकर है। चैप्टर समझिए, पहले इसको समझने का प्रयास करिए कि आखिर में चैप्टर को इतना क्या कुछ इसमें कहा गया है। चैप्टर नंबर 3 है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। किसकी वर्चस्व की बात कर रहे हैं? अमेरिका। देखिए, कोई भी समय रहा हो, अमेरिका ने अपने वर्चस्व को प्राथमिकता दी है। अमेरिका की एक ही प्रयास रहता है कि उसका वर्चस्व विश्व में बना रहे, लोग उससे सलाह लें, उसकी बातें लोगों को प्रभावित करें, वो लोगों की नीतियों को प्रभावित करे, वो अपनी संप्रभुता दिखाए सब पर, वो सबको आदेश करे, ऑर्डर करे, लेकिन वो खुद किसी का ऑर्डर या आदेश देश ना माने। यानी कि विश्व नेतृत्वकर्ता के रूप में अमेरिका अपने आप को दिखाता आया है। आइए देखते हैं, जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले परिचय पढ़ेंगे और इस परिचय के माध्यम से ही हम ये सारी चीजों को देख सकते हैं कि आखिर में ये ऐसा है क्यों। क्लियर है? सबसे पहले हम परिचय पर चलते हैं। कह रहे हमने देखा है कि शीत युद्ध, अब आप शीत युद्ध की कहानी को पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि अमेरिका और रशिया का जो आपस में रणनीतिक वार्तालाप का जो वार है, शीत युद्ध में 2 चीजें कॉमन थी, आपको ध्यान रखना चाहिए। शीत युद्ध में रूस चाहता था कि दुनिया आपके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विचार को लेकर चले और रशिया चाहता था कि मार्क्सवादी विचार यानी साम्यवादी विचार दुनिया में फैले। इन 2 विचारों को लेकर अलग अलग आपके लोगों के संगठन बने, उनके विचार और उसी नेतृत्वकर्ता के अनुसार बने। इनको ध्रुवीकरण की रणनीति भी कहा गया और इसको शीत युद्ध भी कहा गया। कह रहे संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी ताकतवर बनकर उभरा और दुनिया में कोई उसकी टक्कर का प्रतिद्वंदी न रहा। तो क्या उभरा? बहुत बड़ी ताकत बनकर, और कोई भी उसका कॉम्पिटिटर नहीं है। इस घटना के दौरान अमेरिकी की प्रभुत्ता एक ही ध्रुवी विश्व का दौर कहा गया कि भैया अपनी संप्रभु है और एक ध्रुव पर होल्ड करता है। इस अध्याय में हम अमेरिकी संप्रभु की प्रकृति और विस्तार और सीमा को समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम खाड़ी युद्ध से लेकर अमेरिका की अगुवाई, इराक पर हमले की घटना को एक सिलसिला है। आप जानते हैं खाड़ी युद्ध हुआ था। अरब, अमन, अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, ईरान, बगदाद, ये जो गल्फ कंट्री देश हैं, क्लियर है, ये कहाँ के हैं? देश हैं एशिया के। लेकिन कौन से देश हैं ये? साउथ, नॉर्थ में भी कुछ हिस्सा आता है, कुछ आपका जो है आपका उत्तर और साउथ में का हिस्सा आता है, यानी कि उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है उसमें। अब हम समझेंगे अमेरिका ने कैसे इराक पर हमला किया था। इराक पर क्लियर है, उसको भी हम समझेंगे क्यों हुआ था अटैक इराक पर। क्लियर है? और कैसे वहां पर जो सद्दाम हुसैन जो आपका डिक्टेटर था, कैसे उसको चेंज किया, ये सब देखेंगे। एक ध्रुवीय विश्व के उभार, इस कथा की शुरुआत इस घटनाक्रम से जिक्र करेंगे और इसके बाद हम थोड़ा वर्चस्व की अवधारणा के सहारे प्रभुता की प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे कि अमेरिकी वर्चस्व राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू की जांच परख के बाद हम यह देखेंगे कि आखिर में ये पहलू और जांच परख है। ठीक, अमेरिका के से निमटने के लिए भारत के पास नीतिगत विकल्प क्या है? अगर मान लो कुछ होता है तो भारत किस तरह की नीतियों को अपनाता है या फिर कौन कौन से ऑप्शन उसके पास खुले हैं, मेन हमको ये भी देखना है। तो पहले हम क्या समझेंगे? अटैक को किया, अमेरिका के संप्रभु और भारत के पास कौन से विकल्प हैं, और इस अध्याय के अंत में हम विचार करेंगे कि अमेरिकी वर्चस्व के सामने कोई चुनौती आ खड़ी है और अमेरिकी वर्चस्व से उभरा जा सकता है या क्या नहीं। इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे।
सबसे पहले आप ये वाला न्यूज देखिए। वर्ष 2001 में न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिसको हम क्या कहते हैं, WTO का सेंटर है, ठीक है। आप जानते हैं 1994 में WTO का गठन किया, जो पहले क्या था, गेट था, क्लियर है। गेट के बाद क्या बना, WTO बना। और आप जानते हैं कि WTO क्या है, WTO विश्व व्यापार की निगमन बनाता है, दो देशों के बीच आपसी व्यापार की प्रतिबंधा में हुए के मुद्दे को समाधान में लाता है, उनके नियम और निर्धारण को डिस्कस करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में उसको हेल्पफुल करता है। ठीक, इसे समकालीन इतिहास का एक धर का मोड़ और घटना के रूप में देखेंगे, और यह है हमले और हमले के बाद की स्थिति का बयान। अब आप देखते हैं अटैक भी हुआ था, उन सब विषयों पर हम लोग अपने चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले आप हम शुरू करते हैं, क्यों हमला करेगा यूएस। आयशा जाबू और आइद्रेई बगदाद के छोर पर कायम एक स्कूल में पढ़ रही आयशा अपनी पढ़ाई लिखाई में अव्वल थी। अव्वल का मतलब जानते हैं आप, जो पढ़ने में अच्छा होता है, हम कहते हैं कि बड़ा इंटेलिजेंट है, उसको अव्वल बोला जाता है हिंदी भाषा। अव्वल था उसने सोचा था कि वह आगे किसी विश्वविद्यालय में जाएगी और मैं जाकर क्या करूंगी, डॉक्टरी की पढ़ाई करूंगी। वर्ष 2003 में उसकी एक टांग जाती रही का मतलब समझ रहे हो आप, कि टांग कट गई किसी भी कारण से। वह एक ठिकाने में अपने दोस्त के साथ छुपी हुई थी, और तब भी हवाई हमले में दागी हुई एक मिसाइल उस ठिकाने पर आ पड़ी। आयशा अब फिर से चलना फिरना सीख रही थी। अब फिर उसकी योजना डॉक्टर बनने की थी, लेकिन तब वह विदेशी मसेना उसके देश को छोड़कर चली गई थी। तो पहले अटैक में टांग चली गई, फिर कोशिश की, विदेशी सेना हाँ चली गई, आपका मूव कर गई। डरबन, अगर आप डरबन को देखेंगे तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंटल के आप नीचे आएंगे इस तरीके से कोने में, तो यह डरबन पड़ता है। और डरबन एक पोर्ट है, किसका है, साउथ अमेरिका का एक पोर्ट है डरबन, ठीक। का रहने वाला एक जाबू एक प्रतिभाशाली कलाकार है। कैसा था, आर्टिस्ट था। उसकी चित्रकारी की परंपरागत जनजातियों में कला में गहरा असर था। तो जो वहां की आपका ट्रेडिशनल, जो आपका लोकल की जो आर्ट्स बनाता था जनजातियों का, तो उसमें उसका प्रभाव दिखाई देता था। यानी कि अगर कोई उसने आपका शेड्यूल ट्राइबल की कोई आपकी उसने ट्रेडिशनल को उसने पिक्चर बनाई, पेंटिंग करी, तो ऐसा लगा था कि हाँ बाकी में किसी कल्चर को प्रेजेंट करता है। उसकी योजना आर्ट स्कूल में पढ़ने और उसके बाद अपनी स्टूडियो खोलने की थी, कि मैं किसी आर्ट स्कूल में पढ़ूंगा और उसके बाद एक अपना स्टूडियो खोलूंगा। स्टूडियो का मतलब होता है अपनी गैलरी खोलना, अपनी चीजों को खोलना। हम अब आपका मॉडर्न शब्द यूज करते हैं, पहले दुकान करते थे, फिर शॉप करते थे, फिर मॉल करते हैं, अब स्टूडियो कहा जाता है। लेकिन उसके पिता चाहते थे कि जाबू MBA की पढ़ाई करे, क्लियर है, क्या करे, MBA, ठीक है, MBA की पढ़ाई करे और परिवार का व्यवसाय संभाले। व्यवसाय फिलहाल मंदा चल रहा था। जाबू के पिता सोचते थे कि वह वहां परिवार के व्यवसाय में फायदेमंद होगा। एक था युवा आंद्रेई पर्थ। पर्थ एक वहां का स्टेट है ऑस्ट्रेलिया का, ध्यान रहे आप। तो अब हमने 3 कहानी को पढ़ लिया, 2 कहानी को पढ़ लिया। एक हमने किसकी कहानी को पढ़ा, देखिए सबसे पहले आप इसकी कहानी को पढ़ा, आयशा की कहानी को, जो कहां रह रही है आयशा, जो आपकी बगदाद में है। और हमने जाबू की कहानी को पढ़ा, जो आपके आंध्र प्रदेश के जो आपके डरबन वाला क्षेत्र है, साउथ अफ्रीका में रह रहा है। और तीसरी कहानी अब हम पढ़ने जा रहे हैं आइंद्रे की, और कह रहे हैं उसके माँ बाप आमतौर पर अप्रवासी रूस से आए थे। यानी कि है कहां का, मेनली देखिए रहे भले ही ऑस्ट्रेलिया में रहे, लेकिन आए कहां से हैं, रशिया यानी कि रूस से। तो रशिया और रूस को कंफ्यूज मत करना, हम रशिया को इंग्लिश में, सॉरी रूस को इंग्लिश में रशिया कहते थे। चर्चा करते हैं। जब वक्त निकलता है तो वह आपका नीली जींस पहन लेता है, तो उसकी माँ पहले से ही बाहर जाती रही है। वह चाहती है कि आंद्रेई वहां चर्च के स्थान पर सभ्यता शीलन आपका दिखाई पड़े। आंद्रेई अपनी माँ को
बताता है कि जीन्स कूल है और जीन्स पहनकर आजादी का महसूस होता है। क्या बताया कि जब मैं जीन्स पहनता हूं तो मेरे को फ्रीडम महसूस होती है। कैसा लगता है? मेरे को फ्रीडमता महसूस होती है, इसलिए मैं क्या करता हूं, मेरे को जीन्स पहनना अच्छा लगता है। वो ये बात कहने की कोशिश करना चाह रहा है कि मेरे को जीन्स पहनना थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक, उसने बताने का और जानने का प्रयास किया है। ठीक है, अब देखिए, आंद्रे के पिता उसकी मां को याद दिलाते हैं, लोग लेकिन निग्रह थे, छुपे हुए हैं, और जीवन के दिनों में जीन्स पहनने और उसके कारण ही आज उसे आंद्रेई अपनाता है। आंद्रेई अपनी मां से बहस हुई, हो सकता है कि जाबू का विषय पढ़ने में उसकी दिलचस्पी ना हो। अब वो अपनी मां से बनकर मेरे को क्या पहनना है, जाबू लड़ रहा है अपने फादर से कि भाई मेरे को तो आर्ट की पढ़ाई करनी है, आप मेरे को एमबीए करा रहे हो। उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, यानी कि जो वो काम कर रहे हैं उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इससे अलग आयशा की एक कटी टांग जाती है। उसका सौभाग्य है कि वह अभी जीवित है और हम समस्याओं के बारे में एक साथ चर्चा कैसे कर सकते, और हम इसके बारे में हम कैसे करेंगे एक साथ। हम ऐसा कर सकते हैं कि हम ऐसा जरूर करना चाहिए कि इस अध्याय में हम देखेंगे कि 3 एक एक करके तरीके अमेरिकी वर्चस्व का शिकार हुए हैं। कह रहे इस अध्याय में देखेंगे तीनों में से एक ना एक तरीके से अमेरिकी वर्चस्व का शिकार हुए। वर्चस्व मतलब होता है किसी जगह की मोनोपोली, जबरदस्ती कोई चीजों को चला रहा है। क्लियर है? आयशा, जाबू और अंद्रे की चर्चा पर फिर लौटेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस बात को समझने का कहें कि अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत कैसे हुई, आज यह विश्व में और कैसे असरमंद है, तो इन सब पर हम लोग बात करेंगे। तो इतना थोड़ा सा आपको कुछ ये चीजें समझ आई होगी कि हम चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। क्लियर है? और 3 जिनका नाम लिया है, आयशा, जाबूर, आंद्रे के बारे में आपने देख लिया होगा। देख लिया आप लोगों ने इतना? अब हम थोड़ा इसको समझिए, तो आपकी डरबन की स्थिति को हम लोग पढ़ रहे हैं। देख लिया आप लोगों ने? चलिए अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे उसका वर्चस्व रहा। अपनी चर्चा में संयुक्त राज्य अमेरिका की जगह ज्यादा लोकप्रिय शब्द अमेरिका का इस्तेमाल करेंगे। यूएस नहीं कहेंगे, हम यूएस से नहीं कहेंगे, हम सीधा कहेंगे अमेरिका। लेकिन यह हमें याद रखना उपयोगी होगा कि अमेरिका शब्द से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का नामक 2 महाद्वीप का अर्थ ध्वनित होता है। हमें 2 आ सकते हैं, पता नहीं हम कौन से अमेरिका की बात कर रहे हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र अमेरिका शब्द का प्रयोग खुद के वर्चस्व का प्रतीक है। कैसा है? अमेरिका शब्द का प्रयोग खुद के वर्चस्व का प्रतीक है, जिससे हम इस अध्याय में समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, आपने एक पढ़ा है उत्तरी अमेरिका, एक पढ़ा है दक्षिणी अमेरिका। तो ये किसका वर्चस्व दिखा रहा है? महाद्वीपों पर, दोनों महाद्वीपों पर अमेरिका का। कोई और नाम भी रख सकते थे, लेकिन उत्तर की ओर उत्तर अमेरिका, दक्षिणी, यानी कि वो साबित करना चाहता है कि अटलांटिक ओशन से जो लेफ्ट पार्ट है वो सारा यूएस है। क्लियर है? यही दिखाने की कोशिश करता है। आइए, नई व्यवस्था की शुरुआत, नई व्यवस्था है, क्या शुरुआत है देखते हैं। सोवियत संघ, यूएसएसआर। पहले आप गूगल करिए और सबसे पहले देखिए सोवियत संघ, यानी कि जिस तरह से यूरोपियन यूनियन है ना, कौन सा है? यूरोपियन यूनियन। क्या है? यूरोपियन यूनियन। तो जितने भी इसमें देश हैं यूरोप के, उनका एक संघ है। उसी प्रकार यूएसएसआर एक संघ बना था।
क्लियर है? उसी संघ को कहा गया था सोवियत संघ। कह रहे सोवियत संघ के अचानक विघटन से हर कोई आश्चर्यचकित रह गया कि दो महाशक्ति में अब एक ही मौजूदा तक न था, जबकि दूसरी शक्ति पूरी ताकत, कहीं बढ़ सकती हुई ताकत के साथ कायम थी। एक टूट गई है, एक मजबूत है। इस तरह जाना पड़ता है कि अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत 1991 में हुई और एक ताकत के रूप में सोवियत संघ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से गायब हो गया। और एक हद तक की बात यह सही है, लेकिन इसके साथ दो बातें ध्यान रखना होगा। पहली बात यह है कि अमेरिकी वर्चस्व में कुछ पहलू इतिहास 1991 में सीमित नहीं रहे, बल्कि इसके पीछे द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के समय 1945 तक इस पहलू के बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। हम क्या देख रहे हैं? 1991 तक सीमित नहीं रहा, केवल ये चीज यही नहीं चला। अमेरिकी वर्चस्व के कुछ पहलू इतिहास 1991 तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति, जब आपका 1945 में युद्ध समाप्त हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तब भी इस पहलू के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। दूसरी बात है कि अमेरिका में 1991 से ही वर्चस्वकारी ताकत की तरह ही बर्ताव रखना शुरू नहीं किया गया, यानी कि 1991 में शुरुआत नहीं किया, वो बहुत पहले से चलता आ रहा है। दरअसल बात यह है कि बहुत बाद में जाकर साफ हुई कि दुनिया के वर्चस्व के दौर में जा रही है। दुनिया को बाद में क्लियर होगा कि भाई हम तो ऑक्युपाई हो रहे हैं, कोई हम पे बाप का मोनोपोली चला रहा है, कोई हम पे अपनी चीजों को थोप रहा है। आइए उस प्रक्रिया की वहां चर्चा करें और अमेरिकी चर्चा की वहां जड़ों को ज्यादा गहरे तक जमा दिया है। 1990 में अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया। अब यहां से कहानी का ट्विस्ट आपको बदलेगा। 1990 में क्या किया? इराक आपका देश और उसने कुवैत पर हमला किया। उसका पड़ोसी देश है कुवैत, और ये सारे जो आपके देश हैं ये कैसे हैं? खाड़ी देश है। क्लियर है? कैसे हैं? खाड़ी देश। समझ? बड़ी तेजी से हुआ। अब देखिए क्या इराक ने क्या किया? कुवैत पर हमला कर दिया, बड़ी तेजी से उस पर कब्जा जमा लिया, यानी कि होल्डिंग कैपेसिटी आ गई। इराक को समझाने बुझाने के तमाम राजनयिक कोशिश किए गए, बहुत प्रयास किए गए कि आप ऐसे नहीं कर सकते, आप किसी देश पे कब्जा मत करिए। राजनयिक मतलब होता है कि हम बातचीत के माध्यम से अपनी चीजों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, और सारी बातें नाकाम रही। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, ये शब्द आपको बहुत सुनने को मिलेगा, और आम भाषा में इसको यूएनओ कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, ठीक, ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग करने की अनुमति दी। अब सबसे पहले आप पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। ये देश के सब जितने भी हमारे विश्व में कंट्री, सबका एक संघ है, और अगर मान लो कोई देश किसी देश पर अपने ताकत के दम पर जबरदस्ती कोई कब्जा करता है, उसकी संप्रभुता पर अटैक करता है, तो उसको अपने कब्जे में लेता है, तो यूएन एक शांति सेना भेजती है, या उस देश की मदद करने के लिए सैनिक भेजती है, वो किसी देश से भी भेज सकती है। अब कुवैत की मुक्ति के लिए यूएन एक्शन में आया। उसने कहा भैया तुम छोड़ दो, या हम आपका बल प्रयोग करें। शीत युद्ध के दौरान ज्यादातर मामलों में चुप्पी साध लेने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ ने लिहाज से यह एक नाटकीय फैसला था। उसने क्या किया कि भाई हम एक नाटकीय फैसला ले, नाटक का मतलब करना कुछ नहीं है लेकिन दिखावा दिखाना। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इस नई व्यवस्था की संज्ञा दी। उस समय अगर आप देखोगे 1991 में जॉर्ज बुश, बड़ा, जिस तरह से इताली में ट्रंप है ना, ऐसे उनका नाम था राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का। 34 देशों की मिलीजुली और 66 लाख से भी अधिक सैनिक, भारी भरकम फौज इराक के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। बुश ने कहा हम फैसला लेते हैं और हम जाएंगे। देख लिया, और क्या फौजें भेज दी। अब परास्त किया किसको? इराक को, और इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा गया। तो ये क्या हुआ? प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ? 1991 में। कारण क्या रहा?
इराक का कुवैत पर अटैक, और कुवैत के लिए मदद किसने की? तो ध्यान रखना, यूएसए ने। क्लियर है? संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान, और नाम किसका लगा कि भैया यूएनओ की तरफ से गया था। सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा, यह ऑपरेशन का नाम है, जो एक हद तक अमेरिकी सैन्य अभियान ही था। यानी कि बात क्या थी? अमेरिका ने कार्रवाई की थी। अमेरिकी जर्नल नॉर्मन सॉवर्ट्स ने इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे। 34 देशों की मिलीजुली सेना ने 75% सैनिक अमेरिका के थे। यानी कि ड्रामा था मात्र। जो सैनिक गए थे 75% यूएस के थे और 25% अकेले जो था 34 कंट्री के थे। इराक के राष्ट्रपति यही है सद्दाम हुसैन, जिनकी मैं आपसे बात कर रहा था। उस समय इराक के राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन। का ऐलान था कि 100 जंग की एक जंग साबित होगी, कि तुमने 100 जंग लड़ी है ना, मैं उसकी एक जंग बना दूंगा। ठीक, लेकिन इराकी सेना जल्दी हार गई और उसे कुवैत से हटने पर मजबूर होना पड़ा, और खाड़ी प्रथम युद्ध इस बात का जाहिर हो गया कि बाकी देश में सैन्य क्षमता के बारे में अमेरिका से बहुत पीछे है। और इस युद्ध ने तय कर दिया कि भैया यूएस की सेना बड़ी स्ट्रांग है। इस मामले में प्रौद्योगिकी यानी कि जो टेक्नोलॉजी यूज हुई धरातल पर, अमेरिका बहुत आगे निकल गया। जिस तरह के उन्हें टैंक, जिस तरह के हेलीकॉप्टर, जिस तरह के उन्हें जेट लड़ाए, और इस तरह की उन्हें जो है दूरबीन वगैरह का अटैक किया, लोग मानेंगे कि भैया टेक्नोलॉजी जो है चाइना की, सॉरी यूएस की है, बाकी कोई उसके सामने नहीं टिकता। और ये रियल भी है। बड़े विज्ञापन अंदाजों में अमेरिका ने युद्ध को कथित स्मार्ट बमों का प्रयोग किया, जिसके चलते पर्यवेक्षक ने एक कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी। कह रहे जिस तरह से बम चल रहे थे तो कहा गया कि भैया कंप्यूटर युद्ध हो रहा है। इसको टेलीविजन पर व्यापक कवरेज हुई और एक वीडियो गेम पावर में तब्दील हो गया। एक वीडियो गेम भी बना। दुनिया भर के अलग अलग जगहों पर दर्शक ने बैठकर इसका इम्तिहान से देखा और इराक सेना किस तरह से धराशायी हो गई। यानी कि जो अटैक कर रहे हैं ये उसकी वीडियो बना रहे थे। क्या कर रहे हैं? जिस तरह से अटैक हो रहा है उसकी पूरी वीडियो बन रही और वो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। जैसे आप देखते हैं आजकल, अगर आपके पेट का ऑपरेशन हो रहा है तो डॉक्टर ऑपरेशन कैसा कर रहे हैं ये सब बाहर आपके वीडियो में दिखाएगा। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना। क्लियर है? तो कुछ समझ आया कि नहीं आया? चलिए, तो आपको समझ आया। अब क्या हुआ? इस बात की अविश्वसनीय जान पड़ी, लेकिन अमेरिका ने इस युद्ध में मुनाफा कमाया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि अमेरिका ने जितनी रकम इस जंग पर खर्च की उससे ज्यादा उसने जर्मनी, जापान और सऊदी अरब देशों से मिली। यानी कि जितना पैसा खर्च नहीं हुआ जितना उन्होंने इनकम बटोर दी। वर्चस्व अलग हुआ, प्रॉफिट अलग हुआ और देशों में नाम अलग हुआ। यूएस का कि उससे अच्छी टेक्नोलॉजी किसी की में लड़ने वाली नहीं है। अब बात आई क्लिंटन का दौरा। प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के बावजूद जॉर्ज बुश ने 1992 में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार विलियम पोर्शन यानी कि बिल क्लिंटन से, देखिए ये इनका पूरा नाम है, विलियम जॉर्ज बिल यानी कि बिल क्लिंटन से राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गए। अब कहानी क्या हुई? जॉर्ज बुश चुनाव हार गए। किसके सामने? बिल क्लिंटन के। क्लिंटन ने विदेशी नीति की जगह घरेलू नीति को अपना चुनाव प्रचार का निशाना बनाया कि अब जॉर्ज बुश क्या बना रहे थे? विदेशी नीति। इन्होंने क्या बनाया? घरेलू। बिल क्लिंटन 1996 में दोबारा चुने गए। पहले हार गए थे, फिर दोबारा चुने गए क्लिंटन। इस तरह वे 8 साल तक राष्ट्रपति के पद पर रहे और क्लिंटन के दौरान ऐसा जान पड़ता है कि अमेरिका ने अपने घरेलू मामलों तक सीमित कर दिया गया और विश्व के मामलों में उनकी भरपूर सफलता नहीं रही। यानी कि क्लिंटन ने कहा यार हम फालतू क्यों ड्रामा करें किसी के पास, हम लोग अपने देश के अंदर भी चीजों को मजबूत करते हैं, अपनी पॉलिटिक्स को देखते हैं। विदेशी नीति के मामले में क्लिंटन सरकार ने सैन्य शक्ति की जगह
सुरक्षा जैसी कठोर नीति की जगह ली कि हम किसी पर अटैक नहीं करेंगे, कुछ नहीं पावर दिखाएंगे, हम अपना मतलब था उस टाइम भी मजबूत, लेकिन हम अपने आप को सेफ एंड सिक्योर करेंगे, अपनी पॉलिटिक्स को हार्ड रखेंगे, लोकतंत्र को बढ़ावा देंगे, क्लाइमेट पर हम लोग बाप का बात करेंगे, विश्व ट्रेड पर बात करेंगे, नरम मुद्दों पर ध्यान देंगे, इन सब चीजों पर बात करेंगे। उनकी तरफ ये रही। वो कब सोच रहे हैं? 1996 में। तो क्या कि तो क्लाइमेट लॉर्ड जी, और हम कब सोच रहे थे? 2012 में। और इंप्लीमेंट कब शुरू किया है? अब। तो सोच के देखिए यूएस कितना आगे है, और हम कहते हैं कि हम कंपेयर करेंगे यूएस से। कैसे हो सकता है? बहरहाल क्लिंटन के दौरान भी अमेरिका में जब जब फौज ताकत का इस्तेमाल करने को तैयार दिखाती, इस तरह एक बड़ी घटना 99 में हुई। उन्होंने कोसोवो में यूगोस्लाविया और अल्बानिया लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई करी। एक उनका स्टेट है यूगोस्लाविया, वहां ये लोग रहते हैं, अल्बानी लोग हैं। इनका एक आंदोलन था और जो उनको कुचला तो सैन्य की कार्रवाई से कुचला। कोसोवो में अल्बानिया लोगों की बहुलता थी, इसके कारण जवाब में अमेरिकी नेतृत्व में नाटो के शहर में यूगोस्लाविया में 2 महीने तक कंटिन्यू उन्होंने आपका बमबारी कराई। सोच के देखिए। ठीक, और कोसोवो पर नाटो की सेना, नाटो नॉर्थ अटलांटिक आपका ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, नाटो की सेना क्या हो गई थी? काजिब हो गई, मतलब वहां पहुंच गई। और क्लिंटन के दौरान बड़ी सैन्य कार्रवाई कर केनिया, यानी कि जो आपका नैरोबी एक वहां का शहर है आपका केनिया, यानी कि अफ्रीका है महाद्वीप में, दार सलाम आपके तंजानिया और अमेरिकी दूधाप पर बमबारी कर दी वहां पर। और 1998 में हमला हुआ। और इस विचार में हम देखेंगे। ठीक, और इस बमबारी के जिम्मेदार आपका ठहरा है। बमबारी के कुछ दिन के बाद राष्ट्रपति क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइट रीच का आदेश दिया। अब कोई अमेरिका पे अटैक कर वो किसी को छोड़ दे, ऐसा हो सकता है क्या? फिर उसने वापस अटैक कर दिया, यानी कि घरेलू नीति के साथ उन्हें विश्व को कमजोर नहीं होने। चलिए, तो ये जॉर्ज क्लिंटन थे और बुश विदेशी नीति पर। आगे बढ़ेंगे, कल के लेक्चर में पूरी कहानी को पढ़ेंगे, यूएस के वर्चस्व को देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।